हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के पार्ट 1 में जो हमारे विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात कर लिया है। और इस वीडियो में ये इसका हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड जिनसे हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द वो डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में, तो इसका जो हमारा था यहाँ पे था पार्ट 1। उसमें हम लोगों ने जो हम यूज करते हैं यहाँ पे विजुअल इंडिकेटर्स, उनके बारे में हमने कंप्लीटली डिटेल में बात कर लिया था। ये हमारे जो एक तरह से इस टॉपिक का है पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल जो हमारे होते हैं एक तरह से वो मेथड, वो जिनमें हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में उपयोग करते हैं अपने एंड पॉइंट को वहाँ पे प्रॉपरली डिटेक्ट करने के लिए, अगर हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है सबसे हम कह सकते हैं हमारा पहला मेथड है वो हमारा कहलाता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस जो हमारा होता है मेथड, इसमें हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसके साथ में हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर जो हमारा होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, उसी को हम लोग सिंपली वहां पे मेजर करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है मेटल EDTA का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जब कॉम्प्लेक्सेशन वहां पे होता है तो एक तरह का हमें वहां पे रिडॉक्स पोटेंशियल वहां पे देखने को प्राप्त होता है और उसी को सिंपली हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो आसान तरीके से अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके वो पहले भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यहाँ पे बात किया था कि जो भी हमारा इस प्लेस पे होता है एक तरह से हमारे वो मेटल का यहाँ पे सैंपल होता है, उसमें हम लोग जो हमारा टाइट्रेंट होता है जो कि एक हमारा कॉम्प्लेक्सिंग यहाँ पे एजेंट होता है, उसको जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे होते हैं मेटल आयन और जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उनके बीच में हमें एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक तरह का हमारा होता है कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे करता है डोनेट, तो उस कंडीशन में सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में हमें वहाँ पे एक तरह का रिडॉक्स पोटेंशियल अपने जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उनमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें, तो ये जो हमारी इक्वेशन है अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, दैट इज द E इज इक्वल टू E0 वो log the वो concentration of the ion in the oxide state upon the concentration of the ion in the reduced state। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कैपिटल E है ये क्या है, ये हमारा द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे उपयोग किया था उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो हमारा यहाँ पे कैपिटल E है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा E0 है इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है उसके ऊपर हमारा क्या यहाँ पे पोटेंशियल है वो हमारा यहाँ पे होता है E, वो 0 होता है। अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द OXI, तो ये हमारा इस प्लेस पे होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन द ऑक्सीडाइज स्टेट होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द RED, तो ये हमारा होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन द रिड्यूस्ड स्टेट से हम लोग यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को उपयोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में हमारा एक और यहाँ पे इंडिकेटर है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं वो मरकरी इलेक्ट्रोड, उनको हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्लेस पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है वो मरकरी हमारा इलेक्ट्रोड होता है, उसको जब हम लोग अपना जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें एक तरह की रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे सैंपल है उसके अंदर जो हमारे होते हैं एक तरह से वो मेटल आयंस होते हैं और जो हमारा होता है Hg आयन होता है, हमारा जो होता है वो मरकरी इलेक्ट्रोड, उसके जो हमारे Hg आयन हैं उनके बीच में हमें एक प्रकार का रिप्लेसमेंट देखने को
प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो भी हमारे इलेक्ट्रोड हैं उसमें एक तरह का पोटेंशियल चेंज भी हमें उसके कारण देखने को प्राप्त होता है, और ये पोटेंशियल में चेंज हमारा कितना हो रहा है उसी को हम लोग इस प्लेस पे कैलकुलेट करते हैं, और हमारा जो टाइट्रेशन है उसमें हमारे कितने मेटल आयंस हैं उसको वहां पे कैलकुलेट करने का, उसको वहां पे सिंपली हम कह सकते हैं वो मेजर करने का हम लोग वहां पे काम करते हैं। तो अगर हम लोग इसके रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सैंपल है उसमें हमें जो हमारे होते हैं मेटल आयंस वो वहां पे हमें देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा Hg हमारा EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारे होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं, और जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में होता है Hg उनके बीच में हमें एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे होता है Hg वो जो कि हमारे वो मरकरी जो इलेक्ट्रोड है उसमें होता है वो हमें उस प्लेस से एक तरह से टूटते हुए देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारे होते हैं वो मेटल वो वहां पे हमारे EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हुए इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड के साथ में वो वहां पे अटैच होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण कि हमें एक पोटेंशियल में चेंज देखने को प्राप्त होता है, और वो हमारा जो भी सैंपल है उसके अंदर कितने हमारे मेटल आयंस है उसकी कंसंट्रेशन को वहां पे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमारा है अगला दैट इज कॉल्ड द फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जब भी हमारा कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसेस वहां पे होती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो भी हमारा एब्जॉर्बेंस है हम जो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उपयोग करते हैं अपने जो होता है फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन उसमें उसका वहां पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि जो हमारा होता है वहां पे एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रा उसमें हमें यहाँ पे चेंज देखने को प्राप्त होता है जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में आसान तरीके से बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसी में देख लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने सैंपल के ऊपर जब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि इस प्लेस पे जो हमारे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं वो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर आती है उसको यहाँ पे एक तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारी यहाँ पे होती है ट्रांसमिटेड हमारी रेडिएशन होती है उसकी इंटेंसिटी में हमें चेंज देखने को प्राप्त होता है। तो अगर जो हमारे यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो इस रेडिएशन को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, और उतनी ही कम इंटेंसिटी की रेडिएशन हमें इससे ट्रांसमिट होते हुए देखने को एक तरह से प्राप्त होगी। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन का वहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है वो जब वहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जब वहाँ पे एक तरह से फॉर्म होते हैं तो जो हमारा एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रा होता है हमारे जो फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हमें एक चेंज देखने को प्राप्त होता है, और ये हमारे इस टाइट्रेशन का यहाँ पे बेसिस होता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा एक तरह से एब्जॉर्बेंस में वहाँ पे चेंज होता है वो हमें जो डाइल्यूट अगर हमारा सोल्यूशन है तो उस कंडीशन में हमें काफ़ी अच्छा देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारी जो वहाँ पे वो डाइल्यूट हमारा सोल्यूशन है उसका जो हमारा कंसंट्रेशन है वो अगर होता है वो 0.001 से लेके 0.005 के आसपास होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा एब्जॉर्बेंस में वहाँ पे चेंज है वो हमें काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को प्राप्त होता है अगर हम लोग फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अगर इस प्लेस पे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं मेटल के कॉम्प्लेक्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे एक तरह से कलरलेस होते हैं। तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे एस्टिमेट वहाँ पे करने के लिए हम लोग जो होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनको हम लोग वहाँ पे हम उपयोग करते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है वो अगर वहाँ पे कलरलेस है तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा होता है यूवी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको हम लोग यहाँ पे उनके एस्टिमेशन में यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे एक तरह से कलर्ड होते हैं। अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा होता है Fe है हमारा वो Cu है, उससे जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो हमें वहाँ पे कलर्ड देखने को प्राप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वो कलरीमेट्रिक एनालिसिस को यहाँ पे
कैरी आउट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमारा अंतिम दैट इज द एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे जो होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं वो हमारे करंट को वहां पे वो डिफ्यूज करते हैं, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है वो करंट को वहां पे पास करने की, तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग जो है मेजर करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा टाइट्रेशन होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है EDTA और जो हमारे वो मेटल आयंस की जो वहां पे होती है कंसंट्रेशन होती है वो हमें एक तरह से जैसे जैसे वहां पे डिक्रीज होती है, हमें वहां पे जो हमारा वो करंट का वहां पे वो डिफ्यूजन होता है वो भी वहां पे डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से हम लोग एक तरह से सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो वो मेटल है अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा करंट को वहाँ पे फ्लो करेगा, और जब वो EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर लेगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर का जो चार्ज है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे होगा वो करंट का फ्लो वो हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारे होते हैं वो मेटल आयंस की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे करंट का फ्लो है वो भी हमें डिक्रीज होता हुआ अपने एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखने को प्राप्त होता है, और ये हमारे एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन का सिंपली यहाँ पे बेसिस होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं वो मेटल आयंस वो हमारा जो सैंपल है उसमें हमें स्टार्टिंग में वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा करंट को फ्लो करते हैं क्योंकि उस कंडीशन में उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है। हम जब उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ऐड करते हैं वो EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में वहाँ पे वो नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन वो जैसे जैसे तेजी से होता है हमारे जो मेटल आयन है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है, और जो हमारा वहाँ पे करंट का डिफ्यूजन है वो भी हमें वहाँ पे डिक्रीज होता हुआ अपने एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे मेथड्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड मैटर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP 102T के इस वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एरर्स का पार्ट है उसमें जो हमारी अलग अलग प्रकार की एरर्स होती हैं उसमें सिस्टमेटिक एरर को हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्निक कौन कौन से मैथड को यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हम लोग सिस्टमैटिक एरर को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारी सबसे पहली टेक्निक है वो क्या होना चाहिए, जो भी हम अपरेटस यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेशन ऑफ द अपरेटस एंड एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन। तो अगर हम जो भी वहाँ पे अपरेटस इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं वो हमारे वेट्स हो सकते हैं, फ्लास्क हो सकता है, ब्यूरेट है या पीपेट है, या और भी जो चीज़ें हम लोग अपनी एनालिसिस में यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, और उनके अंदर जो भी हमारे अप्रोप्रिएट होते हैं करेक्शंस होते हैं वो हमारे ओरिजिनल जो मेजरमेंट है उसके पहले उसके ऊपर अप्लाइड होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कैलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है तो वहाँ पे फिर हम लोग अपने करेक्शंस वगैरह को अप्लाई करते हैं। वो लाइक अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि अगर कोई वेट है, कोई हमारी जो एक तरह से इक्विपमेंट है जिसके ऊपर हम लोग वेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेट को लेते हैं और उसके ऊपर वहाँ पे रखते हैं। अगर हमने 100 ग्राम लिया और उसके ऊपर रखा, तो अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो 100 ग्राम उसको शो कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कैलिब्रेटेड है। और अगर वो वहाँ पे 100 ग्राम की जगह कुछ और रीडिंग शो कर रहा है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा इक्विपमेंट वहाँ पे कैलिब्रेटेड नहीं है। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जो भी हम उसको ठीक करवा सकते हैं या जो भी हमारे वो करेक्शन को वहाँ पे अप्रोप्रिएटली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें इतनी एरर जो है एक तरह से शो हो रही है जिसको हम लोग अपनी एनालिसिस में इंक्लूड कर लेते हैं। या एक और एग्जांपल ले, अगर कोई pH मीटर है उससे हम ये देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक ऐसा वो सोल्यूशन है जिसका कि pH हमको नोन है, उसको हम लोग उस
पीएच मीटर से जब चेक करते हैं तो अगर वो सेम पीएच शो कर रहा है तो हम वहाँ पे ये कहेंगे कि इक्विपमेंट हमारा सही से काम कर रहा है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है। अगर वो वहाँ पे पीएच कुछ कम या ज़्यादा दिखा रहा है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको वहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपनी एनालिसिस में यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पे अप्रोप्रिएटली वो करेक्ट हमें उसको कर लेना चाहिए। अपने ओरिजिनल जो हमारा मेजरमेंट है उसको अप्लाई करने से पहले तो जो हमारी सिस्टमेटिक होती हैं, एरर्स होती हैं, उसमें हम लोग इस प्लेस पे उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ पे रिकैलिब्रेटेड करते रहते हैं, जिससे कि उससे जो हमारी रीडिंग आ रही हैं वो प्रॉपरली सही रीडिंग हमें बताता रहे। उसके बाद जो हमारा अगला इसमें है वो टेक्निक दैट इज द रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है या जो भी हमारा वहाँ पे एनालिसिस है उसको हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पे अलग से करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से लिक्विड था, जो भी हमारा वहाँ पे हो सकता है वो सोल्यूशन हो सकता है, उसमें से सैंपल को हम लोग हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे होता है वो सोल्यूशन होता है जिसकी हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसमें से हम लोग सैंपल को वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद में हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको वहाँ पे एक तरह से करते हैं, और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल हमारी कंडीशंस है उसको हम लोग जो हमारी एक्चुअल होती है एनालिसिस होती है हमारे सैंपल की, उससे हम लोग सेम वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड है या जो भी हमारी चीज़ है जिसकी हमें एनालिसिस वो करनी है, उसका अगर हमने कोई सैंपल प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम और सब चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, बट केवल सैंपल को वहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें कि जो हम वहाँ पे रिएजेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो हमारे वेसल्स वगैरह हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे कितनी इम्प्योरिटी हमारे एनालिसिस में इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक ब्लैंक डिटर्मिनेशन वहाँ पे स्टार्टिंग में कर लेते हैं अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमारा अगला है दैट इज द रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस को यूज करते हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी की क्वांटिटी प्योरिटी हमको प्रॉपरली नोन होती है, और उससे हम लोग जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको वहाँ पे कैरी आउट करते हैं और जो भी हमारे डिटर्मिनेशंस हैं, एनालिसिस है, उसको वहाँ पे प्रॉपरली करते हैं। और इस कंडीशन में जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वहाँ पे होता है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसी के बिल्कुल क्लोजली हो, एक तरह से वैसा ही हो हमारे स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए भी। तो इस कंडीशन में जो हमारा स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस है उसकी जब हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, वो एग्जैक्ट रीडिंग शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा चांसेस ऑफ जो एरर हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर जो हमारा स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस है उसकी वो गलत रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब जो भी हमारी प्रोसेस है उस पर हमारे चांसेस ऑफ एरर हैं, मीन्स उसमें कोई अभी भी दिक्कत है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज द रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द स्टैंडर्ड अपॉन रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द अननोन इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सब्सटेंस अपॉन एक्स। और इस प्लेस पे जो हमारा एक्स होता है दैट इज द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द अननोन। तो इस फार्मूले को एक तरह से यूज करके हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हमारा अननोन है उसमें हमारा कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है, और हम अपने जो भी इक्विपमेंट है उसकी इफिशियंसी को भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जो हमारे सिस्टमेटिक एरर है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी अगली टेक्निक है दैट इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसकी जो एक्यूरेसी है हमारे एनालिसिस में उसको यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एक इंटायरली डिफरेंट मैनर में अपनी एनालिसिस को फिर से करते हैं। मीन्स जो हमारा एक तरह से सब्सटेंस है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है उसको हम लोग वहाँ पे दो या दो से अधिक अलग अलग तरीके से उसकी वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, और उस कंडीशन में अगर हमारे दोनों वो तरीकों में हमारी रीडिंग सेम आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सही है। और अगर उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को प्राप्त हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पे
दिक्कत है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम लोग 2 या 2 से अधिक तरह से वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। वो डिफरेंट जो हमारे मैनर्स हैं उससे हम लोग वहाँ पे अपने सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है वाटर, उसकी जो हार्डनेस की टेस्टिंग होती है, जिसमें हम लोग जो हमारा कैल्शियम है या जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी कंसंट्रेशन को वाटर में डिटरमाइन करते हैं। उसको हम लोग जो हमारा एक मेथड होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, उसको भी यूज़ करके हम लोग डिटरमाइन एक तरह से करते हैं। और उसके लिए हम लोग जो हमारा EDTA टाइट्रेशन है उससे भी हम लोग अपने वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। और अगर इस कंडीशन में जो हमारे 2 अलग अलग मेथड हैं उनसे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है अगर वो एक दूसरे के पास में है या सेम है तो उस कंडीशन में इस चीज़ की हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली करेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम आसानी से कह सकते हैं कि हो सकता है एक हमारा मेथड ऐसा हो जिसमें कुछ गलती हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि जो हमारा दूसरा मेथड है उसमें भी गलती होगी। तो अगर उन दोनों में हमारी रीडिंग सेम आ रही है तो हम लोग इस चीज़ से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो भी हमारी वहाँ पे रीडिंग आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, वो एक करेक्ट रीडिंग एंड रिजल्ट है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो दैट इज द रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक तरह से एनालिसिस है उसको हम लोग एक वो सिंगल वो डिटर्मिनेशन में न करते हुए उसके साथ में हम लोग और भी उसके डिटर्मिनेशंस वहाँ पे करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में दीज सर्व्स एज वो चेक ऑन द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल डिटर्मिनेशन। ये एक जो हमारा सिंगल डिटर्मिनेशन होता है उसका चेक करने के लिए ये काम करता है। तो अगर हम अपना पैरेलल डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो हमारे सिंगल डिटर्मिनेशन से जो रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करने का काम करता है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा वेरिएशन है, हमारी जो अलग अलग डिटर्मिनेशन है उसमें अगर जो वेरिएशन है वो अगर काफ़ी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारा डिटर्मिनेशन है उसको हम लोग वहाँ पे तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें वहाँ पे एक तरह की सेम रीडिंग या अप्रॉक्सीमेटली सेम रीडिंग देखने को प्राप्त नहीं होती। जब तक हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग अपने डिटर्मिनेशन को वहाँ पे रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज़ द स्टैंडर्ड एडिशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारा नोन अमाउंट ऑफ जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हम अपने सैंपल के अंदर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारी रीडिंग आती है उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड का जो नोन अमाउंट था उसकी भी रीडिंग वहाँ पे इंक्लूड होती है और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसकी भी रीडिंग वहाँ पे उसके साथ में ऐड हो जाती है, उसके साथ में हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड जो हमारा था जिसकी क्वांटिटी हमें नोन थी उसकी वो रीडिंग और जो हमारा एक तरह से सैंपल था जिसमें हम लोगों ने उसको ऐड किया उसकी जो हमारी रीडिंग है उसके बीच का जो हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हमारा जो सैंपल है उसके अंदर एग्जैक्ट जो हमारा सब्सटेंस है उसको हमें वहाँ पे बता देता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हमारे पास कोई एक हमें सैंपल दे दिया गया कि इसमें हमको ये चीज़ वो डिटरमाइन करना है कि इसके अंदर जो ए कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितना है, तो उस कंडीशन में एक हम अपना लेते हैं सैंपल लेते हैं और एक हम जो हमारा एक तरह से सैंपल है उसको लेते हैं और उसमें एक नोन क्वांटिटी ए की वहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं प्योर फॉर्म में। तो उन दोनों की जब हम लोग एनालिसिस करते हैं जो हमारी रीडिंग आती है उनके बीच का जो हमारा डिफरेंस होता है उससे हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि जो हमारा वहाँ पे वो नोन क्वांटिटी थी उसको हम लोग वहाँ पे एक तरह से वो रिमूव कर देंगे और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारी कितनी क्वांटिटी है वो हम आसानी से उसके अंदर बता सकते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारे 2 अलग अलग सैंपल थे जिसमें हमने एक में स्टैंडर्ड को ऐड किया था, एक में स्टैंडर्ड को ऐड नहीं किया था, उनकी जो रीडिंग में हमारा डिफरेंस आता है उसको हम लोग जो वो रिकवरी से इंडिकेट करते हैं कि हमने कितना कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड किया था, उसकी कितनी वो रिकवरी है, उससे हम लोग यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी होती है रिकवरी होती है अगर सेटिस्फैक्ट्री होती है तो इस कंडीशन में हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो भी हमारा प्रोसीजर है वो प्रॉपरली एक्यूरेट प्रोसीजर वहाँ पे
है। तो इससे हम लोग अपनी सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें अंतिम टेक्निक है दैट इज द एम्प्लीफिकेशन मेथड। तो अगर जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा मटेरियल है, अगर उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में उसके अंदर है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपरली डिटरमाइन करना काफ़ी इजी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि अगर जो हमारा एक तरह से सब्सटेंस है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरह से उसको कुछ प्लान करते हैं कि वो हमारे कोई और जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में रिएक्ट करे और उस कंडीशन में वो 2 या 2 से और अधिक मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रोड्यूस करे, जो कि हम लोग आसानी से मेजर कर सकें। तो इस कंडीशन में हम लोग जो भी हमारा क्वांटिटी है उसको वहाँ पे एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम लोग बढ़ाते हैं, और जब हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, जब वो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा इंक्रीज सब्सटेंस है उसको हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और उससे कोरिलेट करके हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस वो किस क्वांटिटी में था। तो अगर हमारा सब्सटेंस काफ़ी कम क्वांटिटी में है तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि हम लोग उसको एग्जैक्टली डिटरमाइन वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। हमारी जो वहाँ पे एरर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और वो जो हमारा है स्मॉल अमाउंट का मटेरियल है, अगर उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं और कोई ऐसा हमारा वहाँ पे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो कि 2 या 2 से अधिक वहाँ पे हो जाते हैं, मॉलिक्यूल हो जाते हैं, उसकी क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ जाती है और उसको हम लोग वहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा इससे पहले सब्सटेंस था उसका कितना अमाउंट उसके अंदर था। तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग हमारी सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।